Hello Asperger. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। आई शिफाली बोरगांवकर, योर सोशल साइंस एजुकेटर, वेलकम्स यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एड्यूग्रोन। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th NCERT का फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, दैट इज पावर शेयरिंग। ठीक, ओके, सो चले, रेडी, एक्साइटेड। ओके, हम बढ़ते हैं पावर शेयरिंग की ओर। देखिए, सबसे पहले ना एक रफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, आपने अभी तक 9th क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है ना। इससे पहले देखते हैं क्या होता था। इसको ना एक स्टोरी की तरह समझिएगा। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था कि सारी पावर्स जो थी राजा के हाथ में थी। सब लोग राजा को क्या समझते थे? सब लोग राजा को समझते थे भगवान। सारे पावर्स राजा के पास होते थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सारे पावर राजा के हाथ। मैम, ये लेजिस्लेटिव है क्या, ये एग्जीक्यूटिव वगैरह क्या है? देखो, क्या था कि जो राजा था वही कानून बनाता था, वही लॉज बनाता था, वही क्या करता था, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता था। और वही अगर कोई ये कानून ना माने या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करे तो सबको पनिश भी कौन करता था? राजा करता था। ठीक है, तो राजा के पास सारी पावर्स थी। ठीक, अब क्या हुआ? समय बदला और क्या आई? डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी क्या होता है? एग्जैक्टली 9th में पढ़ा था मैम हमने, तो ये एकदम सही। या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने का तरीका जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन याद आई? यस, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा, सब कुछ लोगों के थ्रू। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं पीपल। ठीक है, अब रूलर्स तो बहुत सारे होते हैं यार, है ना, कितने सारे होते हैं। तो फिर कैसे होगा मैम, जो पावर है इनके बीच में कैसे शेयर होगा? पहले तो राजा अकेला था तो सारे काम कर लेता था, लेकिन अब इतने सारे हमने लोगों को इलेक्ट किया है तो इनके बीच में क्या होगा? तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? अगर आपको डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से चलाना है, या तो बच्चा लोग अगर आपको कंट्री को ही स्मूथली चलाना है, तो इन लोगों के बीच में, सबके बीच में क्या होना चाहिए? कौन लोगों के बीच में? सारे इलेक्टेड लोगों के बीच में, हम जो हमारे हेड हैं उन सबके बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? उनकी प्रॉपर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उनकी जब पावर से मीन्स उनकी सत्ता जो है, उनको क्या क्या काम करना है, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया था कि धीरे धीरे फिर हमने 3 चीज़ों में कन्वर्ट किया, मतलब पावर्स को 3 चीज़ों में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मीन्स कोई एक लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ लोग लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, सबको अलग अलग कर दिया। कुछ लोग एग्जीक्यूटिव मतलब उसको जो लॉ बनाया है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू करेंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो क्या करेगा, अगर कोई ये सारे लॉज नहीं मानेंगे तो उनको पनिश करेंगे। ठीक है, तो हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, एक और चीज रखी, दैट इज इवन से चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इन तीनों के ऊपर, तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं कामों में। अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसको बैलेंस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक पॉजिटिव कंसेप्ट है।
ये मत समझिएगा कि मैम अथॉरिटी तो इसमें कम हो जाएगी, इसमें तो सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर शेयरिंग बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इसमें चीज़ें लोगों को पता रहती है कि उनको क्या क्या काम है, क्या क्या उनके अथॉरिटी है, और इससे कंट्री बहुत स्मूथली वर्क करती है। क्लियर? अच्छा, अब हम इसको पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पावर कैसे शेयर होती हैं, और अगर पावर शेयर नहीं की जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें ना हम 2 स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? एक्साइटेड? अरे एक्साइटमेंट जगाओ भाई। ठीक है, 2 जो स्टोरी हैं वो है, स्टोरी एक है बेल्जियम की और दूसरी है श्रीलंका की। ये हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको आई होप पावर शेयरिंग का एक रफ सा आइडिया मिल गया होगा। आगे देखते हैं हम। ओके, आगे देखते हैं पावर शेयरिंग क्या है। अभी हमने देखा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में चीज़ों को डिवाइड करना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब। ठीक है, अभी हम देखते हैं सीधे डायरेक्टली हम आते हैं स्टोरी पे। देखो, बेल्जियम की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे हुआ क्या नहीं, देखते हैं। बेल्जियम कहाँ पे है बच्चा लोग, अगर हम इसको पहले तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेल्जियम कहाँ पे है। ठीक, तो आपको ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सा भारत, और इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये रहा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम जो है, देखिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो बेल्जियम है वो एक कंट्री है, वही इंडिया भी एक कंट्री है। ठीक है, इंडिया का जो एक स्टेट है हरियाणा, यहाँ पे है कहीं। ठीक है, हरियाणा जो है वो पता है बेल्जियम से भी बड़ा है, मतलब, और बेल्जियम से भी बड़ा है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हरियाणा की पॉपुलेशन इतनी है कि इसकी आधी पॉपुलेशन बेल्जियम में है। सोचो एग्जैक्टली, ये सही बात है। ठीक है, तो हमने देखा ये रहा इंडिया, ये रहा बेल्जियम। इसको हम जूम करके देखते हैं थोड़ा। देखिए, बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है यूरोप की, ये शेयर करती है बॉर्डर, जो बेल्जियम कंट्री है वो बॉर्डर शेयर करती है विद, ये रहा बेल्जियम। ठीक है, इसको हमने जूम करके देखा अभी, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ एंड फ्रांस के साथ। क्या नाम है ना, अच्छे नाम है। देखिए, बेल्जियम जो है इसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, जैसे हमारे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी, वैसे ही बेल्जियम में किस टाइप के लोग हैं ये देखते हैं। अगर हम बेल्जियम का मैप देख रहे हैं तो बेल्जियम के मैप में जो ये येलो वाला पोर्शन है, ये इस रीजन को बोलते हैं फ्लैमिश रीजन। क्या है इसका नाम? फ्लैमिश रीजन। अगर आप दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें दिखाया भी गया है, फ्लैमिश रीजन हो गया। ठीक है, फ्लैमिश रीजन में 59% जो है वो डच स्पीकिंग पीपल है। कौन है? डच स्पीकिंग पीपल। जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश हमारे यहाँ लैंग्वेज है ना, उस तरह से ये डच स्पीकिंग पीपल है। ओके, अभी देखिएगा कि आपको याद कैसे करना है, पता है? इसका छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, FD के नाम से। फ्लैमिश रीजन में डच लोग रहते हैं, FD। ठीक है, ओके। और हम देखते हैं ये वेलोनिया रीजन, ये ब्रुसेल का रहा वेलोनिया रीजन, रेड शेडेड पार्ट वेलोनिया रीजन है। इसमें 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है 40% तक। और 1% जो बेल्जियम है ना बच्चा लोग, वो लोग पता है जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मनी नहीं। ये यहाँ पे रहते हैं, जो एकदम शेडेड पिंक कलर का पार्ट है वो है जर्मन स्पीकिंग पीपल का। आई होप इतना समझ आया। 59% है फ्लैमिश रीजन में, 49% वेलोनिया, 40% वेलोनिया एंड 1% है 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी मैं एक नाम लिया था ब्रुसेल्स, याद आ गया, ब्रुसेल्स है कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखिए, BF से याद रखना, बेस्ट फ्रेंड से याद रखना कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं। ब्रुसेल्स B एंड F इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं। कितने हैं? 80% जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग है, एंड 20% है डच स्पीकिंग। ब्रुसेल्स में ही 20% क्या है? डच स्पीकिंग है। आ गया मैम समझ? अब हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन किया है बेल्जियम का, और ये रहा ब्रुसेल्स का।
चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या था, ये हमने देखा कि जो बाकी रीजन है अदर देन ब्रुसेल्स, वहां पे कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? सोचो। एग्जैक्टली डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। वहीं फ्रेंच क्या है, कम बोली जाती है। तो बच्चा लोग जो कम बोली जाती है वो लोग वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहाँ पे माइनॉरिटी में कहलाएंगे। माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। किसकी? फ्रेंच स्पीकिंग की। वो लोग वहाँ पे कम बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है। और बाकी जगह पर डच स्पीकिंग ज़्यादा है, तो डच स्पीकिंग क्या हुआ? मेजॉरिटी में हुए, ठीक। अब क्या होता है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे, कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो लोग ना बहुत रिच थे, माइनॉरिटी में थे लेकिन रिच थे, जितने भी थे वो बड़े रिच थे। ये चीज़ ना डच स्पीकिंग लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। मेजॉरिटी में थे, उनको लग रहा था हम इनके कंपैरिजन में ऐसे क्यों हैं, ठीक है। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था एंड दे गॉट द बेनिफिट, दे गॉट। और जो डच स्पीकिंग लोग हैं, बच्चा लोग, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस एजुकेशन जो था उनका बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। इसके कंपैरिजन में, फ्रेंच स्पीकिंग के कंपैरिजन में, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी डच स्पीकिंग को। अब धीरे धीरे ना क्लैशेस बढ़ने लगे दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। किसके बीच में? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। अब क्या हुआ, 1950 से लेकर 1960 में दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि उनके बीच के डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और बढ़ते भी नहीं गए, तो जो डिफरेंसेस थे उनके कारण क्या हो रहा था, दोनों के बीच में कुछ सही नहीं था। आगे देखते हैं। अच्छा, ये स्टोरी ना अब कैसे आगे बढ़ती है, कैसे पावर शेयर इनके बीच में होता है कि नहीं होता है, ये सब ना हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। टिल देन, तब तक अपना सस्पेंस बरकरार रखिएगा। हम एक नई स्टोरी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अभी इसको कंप्लीट नहीं किया बच्चा लोग, इसको हमने रोका है यहीं पे, इसको अभी स्टॉप किया है। स्टॉप नहीं किया एक्चुअली, हमने इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको पॉज किया है। हम ना आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। ये ना वैसे हो रहा है जैसे सीरियल्स में होता है ना कि आगे का सस्पेंस कल दिखाएंगे, हम इसको कल नहीं, लेकिन हम इसको आज ही दिखाएंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा ठंड पाओ, थोड़ा रुको। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरी कोटे है। कोलंबो भी है, लेकिन वो दूसरी कैपिटल है उसकी। ओके, देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन है मतलब श्रीलंका जो है ना, पहले तो इसकी लोकेशन समझो। श्रीलंका जो है इंडिया के देखे तो तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पे है, ठीक है। अब बात करते हैं, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के, मतलब अभी हम आगे देखते हैं उसमें सिंहली, तमिल, इंडियन तमिल, ये सब रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन है 2 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग हरियाणा की ही सेम, हरियाणा जितनी, ठीक है। हरियाणा क्या है? इंडिया का एक स्टेट है बच्चा लोग। ओके, देखते हैं अब श्रीलंका का केस क्या है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था बेल्जियम में कि फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग ये लोग थे। अब हम देखते हैं आगे श्रीलंका का केस क्या है। तो श्रीलंका में बच्चा लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं। कितने हैं? 74%। मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स की। और तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18%। कितने हैं तमिल स्पीकर्स? तमिल स्पीकर्स में से जो इंडियन तमिल्स है उनका है 5%, मतलब 18% में से 5% क्या है? इंडियन तमिल्स हैं। वहीं 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं। आए, ये कैसे हुआ? कौन आ गए इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स? तो भाई जो इंडियन तमिल्स है वो पता है कौन थे? इंडिया में जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उन्होंने कुछ लोगों को ले जाकर श्रीलंका में रख दिया। श्रीलंका में वो लोग क्यों गए थे? वो प्लांटेशन वर्कर के तौर पे गए थे और फिर वहीं रहने लगे। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो उनको नाम दे दिया गया, जो इंडिया से आए हुए लोग थे और जो तमिल बोलने लगे उनको नाम दिया गया इंडियन तमिल्स। वहीं पर
श्रीलंकन तमिल्स जो ऑलरेडी वहाँ के लोग थे, ऑलरेडी जो श्रीलंका में निवास कर रहे थे, उनके दादा परदादा बहुत सब लोग वहीं से थे श्रीलंका से, और जो तमिल में बोलते थे तो उनको नाम दिया गया श्रीलंकन तमिल्स। आई होप ये क्लियर हुआ। और वो लोग कितने थे? 13% थे। वहीं इंडियन तमिल्स 5% थे। ओके, अब सिन्हला जो स्पीकर्स थे, जो सिन्हला भाषा बोलते थे, वो लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे? वो लोग फॉलो करते थे बच्चा लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। तमिल्स कौन थे? हिंदू और मुस्लिम थे। ओके, अब यहाँ पे भी क्रिश्चियन लोग थे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, वो थे 7%, ठीक है। 7% क्रिश्चियन लोग थे जो दोनों भाषा बोलते थे। वो लोग तमिल में भी बोलते थे, वो लोग सिन्हला भी बोलते थे। गॉट इट? ओके, ये चीज़ें समझ आई। फिर से देखते हैं। सिन्हला स्पीकर 74%, तमिल स्पीकर 18%। तमिल स्पीकर्स में दो लोग डिवाइडेड हैं। इंडियन तमिल से 5%, श्रीलंकन तमिल से 13%। ओके, सिन्हला स्पीकर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं क्रिश्चियन लोग जो 7% है पॉपुलेशन का, वो लोग तमिल और सिन्हला दोनों बोलते हैं। आगे बात आता है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में मेजॉरिटी का क्या रोल है? मेजॉरिटी कौन है श्रीलंका में? मैडम अभी तो बताया था, 74% है सिन्हला स्पीकर्स, ठीक है ना। सिन्हला स्पीकर क्या है? मेजॉरिटी में। वहीं माइनॉरिटी में कौन हुआ? तमिल स्पीकर्स हुए। अब क्या हुआ कि जब श्रीलंका फॉलोड बिलीव ऑफ रूल ऑफ मेजॉरिटी, श्रीलंका में ये ना जैसे गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ ना मेजॉरिटी का हमें साथ देना चाहिए, मेजॉरिटी की बात माननी चाहिए, इसके कंपैरिजन में माइनॉरिटी के कंपैरिजन में। और उन्होंने क्या किया? पावर शेयर करने से मना कर दिया। किसके साथ पावर शेयर करने से मना कर दिया? माइनॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी ने पूरी अपनी अथॉरिटी रखी, ठीक। आगे बात करते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में हुआ क्या है श्रीलंका की स्टोरी। देखते हैं बच्चा लोग हम, ठीक है। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। इट इमीडिएटली अडॉप्टेड मेजर्स टू इम्पोज सिन्हला सुप्रीमेसी। इन्होंने क्या किया कि सिन्हला सुप्रीमेसी को, इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सिन्हला सुप्रीमेसी अडॉप्ट की, सिन्हला को पूरे पावर्स दी। क्या क्या किया, कैसे हुआ, कैसे देखते हैं। सिन्हला डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की थी 1956 में, याद रखिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड सिन्हलास फॉर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? जो गवर्नमेंट जॉब होते थे उन्होंने सिन्हला लोगों को बहुत प्रायोरिटी दी। कहाँ पे? जॉब में दी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी, ठीक है। जहाँ पे भी कहीं कॉलेज वगैरह होते थे तो पहले सिन्हला लोगों को एडमिशन दिया जाता था, वहीं जॉब में भी सेम होता था। इट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। सोचो बच्चा लोग, बुद्धिज्म को क्यों प्रमोट और प्रोटेक्ट किया? एग्जैक्टली क्योंकि सिन्हला लोग इस रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को, इसलिए सिन्हला लोगों की सुप्रीमेसी थी। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा रहा था। आगे बात करते हैं श्रीलंकन तमिल्स। अब भाई पूरी चीज़ें सिन्हला को मिलने लगी तो तमिल लोग क्या बैठ के ताली बजाएंगे? तमिल लोग जो थे श्रीलंका के, उनको ना बहुत ऐसा लग रहा था, बहुत एलिनेटेड फील कर रहे थे, बहुत अलग सा डिस्क्रिमिनेटेड, उनका ऐसा लग रहा था हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। क्या हो रहा था? सिन्हला और तमिल लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तमिल लोगों को ना सही नहीं लग रहा था, यार हमारे साथ तो चीटिंग हो रही है। ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है यार कि तमिल को कुछ ना मिले और श्रीलंका को सब कुछ, सिन्हला को सब कुछ मिले। सिन्हला और तमिल जो स्पीकिंग पीपल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, इन द सेम वे जैसे डच और फ्रेंच के बीच में हुए थे। वैसे यहाँ पे भी केस सेम ही था। तो आपको ये दोनों स्टोरीज कुछ सेम तो लग ही रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल लैंग्वेज। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया कि अपनी पार्टी बनाई, ठीक है, और अपने हक के लिए आगे आए तमिल लोग, ठीक है। क्यों हक के लिए आगे आए? क्योंकि सिन्हला को सब कुछ मिलने लगा था। ओके, अब आगे देखते हैं। बाय 1980 दे डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल एलम। उन्होंने बोला कि अब बस बहुत हुआ भाई, हमको तमिल एलम चाहिए, हमको तमिल स्टेट चाहिए, हमको अलग
गवर्नमेंट बनानी है हमको, सब कुछ अलग चाहिए। अब बहुत हुआ, अब डिस्ट्रेस टर्न इनटू सिविल वॉर बिटवीन कम्युनिटीज। ये जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे ना, उसने सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। सिविल वॉर क्या होता है? क्या होता है सिविल वॉर क्या होता है कि जब किसी कंट्री में कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि जो ऐसे लगे कि यहाँ पे वॉर होने वाला है, यहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। अब क्या हुआ था कि सिविल और ये जो नेक्स्ट लाइन पढ़ने वाली, इसके पहले एक चीज़ बताती हूँ कि श्रीलंका जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया सी कंट्री हुआ करता था। एजुकेशन के मामले में, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब कुछ बेस्ट था। कब तक बेस्ट था? जब तक इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं थी, बचा लो, बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये सिविल वॉर ने क्या कर दिया, एक ऐसा टेरिबल सेटबैक क्रिएट कर दिया कहाँ पे, श्रीलंका में, कि उसकी सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ हिल गई, ठीक है। कहाँ की? श्रीलंका की। कितना बुरा हुआ यार, कितना बुरा हुआ। आगे देखते हैं एकोमोडेशन। फिर चलते हैं दूसरी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है बेल्जियम। तो हमने श्रीलंका में देखा कि पावर शेयर नहीं किया गया माइनॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी को सारे हक दिए गए। अब देखते हैं जो हमने सस्पेंस के लिए बनाने के लिए रोक दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं बेल्जियम की ओर, ठीक है। एकोमोडेशन, बेल्जियम में सब कुछ कैसे सेट था, क्या हुआ बेल्जियम में, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई कि नहीं, ये देखते हैं। बेल्जियम रिकॉग्नाइज कंट्रीज रीजनल डिफरेंसेस। बेल्जियम में वहाँ की गवर्नमेंट ने समझा कि हाँ, यहाँ पर हमारी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस हैं एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी है ना। और ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसे एथनिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। एथनिक डाइवर्सिटी मतलब ये आपको एक वर्ड है जो कि एनसीईआरटी में है, मे बी आपको एग्जाम में देखने को मिले, दैट्स वाई मुझे क्लियर कर देना चाहिए। एथनिक डाइवर्सिटी क्या होता है चलो, कि कोई लोग क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर सेम लैंग्वेज वाले लोग हैं तो वो एक तरफ हो जाएंगे, सेम ड्रेस पहनने वाले हैं या सेम कल्चर के लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ये लोग क्या इस तरह से क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत थी। कहाँ पे? बेल्जियम में, है ना। बेल्जियम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये चीज़ को समझ लिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड उन्होंने क्या किया फिर आगे, ऐसे अरेंजमेंट्स क्रिएट कर दिए कि हम सारे जो इतनी सारी डाइवर्सिटी इसको साथ में लेके चल पाएँ। क्लियर? क्या किया इन्होंने ऐसा, देखते हैं। बेल्जियंस कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किए 4 बार। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक रूल बुक होती है, इसमें सारे रूल्स होते हैं कि कंट्री कैसे वर्क करेगी, क्या करेगी। इसको 4 टाइम्स जो उन्होंने क्या किया था, चेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए थे। टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर। ऐसे अरेंजमेंट किए थे जिसमें सारी कंट्री की पॉपुलेशन एक साथ चल सके, एक साथ काम कर सके। द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, क्या किया था ये देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बच्चा लोग, क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहाँ की? बेल्जियम की, वहाँ पे दोनों को इक्वल, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे ना उन दोनों को इक्वल कर दिया। जैसे डच के और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पे इक्वल नंबर में डिवाइड कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मैम मिनिस्टर से क्या लेना देना। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं और लोग हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो मिनिस्टर्स जाके बैठे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में और वो लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि फ्रेंच के लोग ज़्यादा हो जाए तो लोगों को लगेगा कि सारा डिसीजन फ्रेंच के फेवर में चला जाएगा, और अगर इन द सेम वे वाइसा वर्सा विथ डच स्पीकिंग। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि नहीं भाई, दोनों को इक्वल हमने नंबर में डिवाइड कर दिया है, जो फैसला आएगा वो दोनों के पक्ष में आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पावर शेयर किया विथ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लेते हैं पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया में चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। वही मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे स्टेट में है
हमारे स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो पूरे कंट्री की हुई बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, और हमारे स्टेट में अगर फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट में लेट्स सपोज XYZ कोई और गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, तो एक हो गया हमारा सेंट्रल की गवर्नमेंट और एक हमारी स्टेट की गवर्नमेंट। तो क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस तरह से सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयर किया। गॉट इट? अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ये। आगे देखते हैं, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स कहाँ था, हमने देखा था ब्रुसेल्स क्या थी, कैपिटल सिटी थी कहाँ की, बेल्जियम की। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। डच और फ्रेंच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। कहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, ब्रुसेल्स में। अब बात यह है कि भाई पूरी कंट्री में जो बेल्जियम की डच लोग ज़्यादा थे, डच लोगों ने एक्सेप्ट किया फ्रेंच लोगों को, तो और हमने देखा था ब्रुसेल्स में कौन ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे। तो फ्रेंच लोगों ने भी सोचा कि चलो यार वहाँ पे सब लोगों ने मान लिया पूरी कंट्री में, तो क्यों ना हम भी मान ले ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों ने भी मान लिया कि चलो डच लोगों के साथ हम इक्वल हमारे पावर शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स थे, ठीक है, तो वहाँ पे हर जगह क्या था, कहीं पर डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, कहीं पर फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, कहीं पे जर्मन वाले थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई ताकि जो भी फैसला आए उनकी कम्युनिटी के पक्ष में भी आए, ठीक है। इट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो उनको कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ में बुलाया जाता था और उनकी सलाह ली जाती थी। ओके आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स, बेल्जियम में जो हुआ उसके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स ये आए कि बेल्जियम मॉडल जो है, अच्छा हमने जो अभी तक ये बेल्जियम मॉडल पढ़ा, फ्रेंच, डच, ये वो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा ना, समझती हूँ, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है बढ़िया चीज़। क्यों बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बेल्जियम में यूनिटी हुई लोगों के बीच में, लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को सम्मान किया, ठीक है, रिस्पेक्ट किया, और फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंसेस कम्युनिटी रीजन, उन्होंने एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। किसने किया, डच और फ्रेंच वालों ने। तो ये मॉडल ना बहुत सक्सेसफुल रहा। दिस अरेंजमेंट हेल्प्स टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ, जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन है उसको रोक दिया, ठीक है, और डिफरेंसेस जो थे वो कम हुए दोनों के बीच में। आगे देखते हैं, ये ना एक बहुत अच्छा फैक्ट है बच्चा लोग, इसको याद रखना आप, कि यूरोप के लोगों ने क्या किया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने एक यूनियन बनाया अपना, और उन्होंने सोचा कि कहाँ पे ना हमारा हेडक्वार्टर रखना चाहिए। तो भाई यूरोप में ना बेल्जियम से अच्छी तो उनको कोई जगह नहीं लगी। क्यों बेल्जियम से अच्छी जगह नहीं लगी, क्योंकि बेल्जियम ने एक ऐसा मॉडल सेट किया पावर शेयरिंग का कि वहाँ पे कंट्री में कभी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाए, तो बहुत शांति और पीस बरकरार रहा। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ सेट किया गया। ये जो है ये ना यूरोपियन यूनियन का ऑफिस है, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों डिज़ायरेबल है, ये देखते हैं। ओके, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फेवर में 2 चीज़ें कही जा सकती हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर देखें तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ये हमने चीज़ देखी कि अगर आप पावर को शेयर करते हैं तो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस या लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का। इंडिया ने क्या किया बच्चा लोग, कि सीट्स को ना रिजर्व कर दिया, सीट्स को रिजर्व किया। जो इलेक्शंस थे उसमें क्या किया, जो SC और ST है उनके लिए अलग से सीट रिजर्व कर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि SC ST को ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों को अलग रखा जा रहा है, या एलिनेटेड फील नहीं हुआ उन लोगों को, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है ना, सोशल ग्रुप बहुत अच्छे से चलते हैं, एक साथ मिलके चलते हैं, एकता से चलते हैं, यूनिटी के साथ चलते हैं, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका सेकेंड रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग, ठीक है। क्या बात कही। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अच्छा पहला वाला जो है ना हमारा, जो हमने फर्स्ट वाला देखा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये हमारा एक
प्रूडेंशियल, यहाँ पे लिखा है प्रूडेंशियल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब समझदारी का है ये रीज़न कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि सोशल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं होते। सेकेंड बात करें तो ये हमारा एक मॉरल रीज़न है। मॉरल रीज़न क्या होता है बच्चा लोग, कि ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बोल सकते हैं। ओके, हम देख रहे थे मोरल रीज़न ना। देखो क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं और कहाँ पे पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट में पहुँचाते हैं, ठीक है। अब भाई वो लोग इलेक्ट कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि उनको कुछ पावर्स मिले, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का क्या ही मतलब रह जाएगा, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि लोग जो आए हैं इलेक्ट होकर उनको कुछ ना कुछ पावर्स मिले। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीचर है, टीचर पढ़ाने आ रही है तो हमें पता है कि टीचर हमें अच्छे से पढ़ाएंगी ही। ऐसे डेमोक्रेसी में लोग इलेक्ट होकर जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनको कुछ ना कुछ पावर मिले ही, ठीक है। तो ये एक मॉरल रीज़न हुआ और फर्स्ट वाला हमारा क्या हुआ, एक प्रूडेंशियल रीज़न हुआ। आई होप समझ आया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किस किस तरह से होती है, कैसे होती है, ये देखते हैं। ओके, पावर शेयरिंग सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है कि जो पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड हुआ है, ठीक है। आप इसको ना एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। एक ऑफिस में ना 3 ऑफिसर्स हैं, तीनों ही एक रैंक के ऑफिसर्स हैं, तीनों ही ग्रेड 1 ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तीनों ऑफिसर्स को ना अलग अलग काम दिए हैं। पहले को दिया है कि आप ना आईटी डिपार्टमेंट संभालो, ठीक है। सेकंड को दिया है आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, और थर्ड को दिया है कि आप कंपनी के फाइनेंसेस देखो। तीनों ही एक रैंक के ऑफिसर्स हैं, बस इनके काम अलग अलग हैं, ठीक है। इन द सेम वे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही लेवल पे हैं, बस इनके काम अलग अलग हैं। और ये तीनों क्या कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे के काम को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ चेक एंड बैलेंस, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे को बता सकते हैं और उस चीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, जहाँ पे सब लोग एक ही सेम लेवल पे हैं, बस उनके काम डिवाइडेड हैं। इन चीज़ों में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंट करता है, वहीं जुडिशरी क्या करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर ना आप फॉलो करो कोई कानून तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से ये फॉर्म्स जो पावर शेयरिंग का है हमें इंडिया में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को बोलते हैं वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है चलो स्टेट गवर्नमेंट, और हमारी कंट्री में एक और आता है, क्योंकि हमारे बहुत पॉपुलेशन है तो उसके लिए हमने एक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट रखा है, जो होता है गांव में देखने को आपको मिलेगा पंचायत, और इस तरह से जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब पंचायत जो होती है लोकल बॉडी का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी कंट्री में देखा जाए तो एक पूरे हमारी इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और हमारे अलग अलग स्टेट, हमारे स्टेट्स में जैसे हमारा मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट पर्टिकुलर में क्या करती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है कि उनको क्या क्या उनको काम करने हैं, ये सब कुछ दिया गया है लिस्ट में। लिस्ट मतलब होती है सब्जेक्ट्स की, उनको क्या क्या चीज़ें, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के क्या सब्जेक्ट होंगे, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को किन चीज़ों पे वर्क करना है, ये सब दिया रहता है, और इनके बीच में प्रॉपर पावर की शेयरिंग होती है। क्लियर? ओके। अच्छा बच्चा लोग, एक और चीज़ है कि अगर इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो ये पता है कि इनको कहाँ कहाँ क्या काम करना है, ये लिस्ट में दिया हुआ है। लिस्ट मतलब सब्जेक्ट्स की, उनको कहाँ कहाँ क्या काम करना है। वहीं पर जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में मेंशन नहीं है कि उनको क्या काम करना है क्या नहीं, दोनों में अगर कन्फ्यूजन है तो एक और सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, उन चीज़ों को रखा गया है जिसमें कन्फ्यूजन की स्थिति और सारे पावर्स फिर उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर्स जो होते हैं ना, चलो हम लोग जो जब हमारी गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सोशल ग्रुप्स को भी इंक्लूड करे। सोशल ग्रुप मतलब कि
कुछ ऐसे लोगों को लेके आए डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन जब लिए जाए तो कुछ ऐसे लोगों को लेके आए और उनके साथ भी पावर शेयर करे। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कुछ ज़्यादा लोग हैं, एग्जांपल कि जैसे बेल्जियम में डच स्पीकिंग ज़्यादा थी और ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थी, तो लोग मतलब गवर्नमेंट क्या करे, इन लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे। इस तरह से गवर्नमेंट को कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ भी पावर को शेयर करना चाहिए। जैसे बेल्जियम में हुआ था, बेल्जियम में क्या हुआ था, डच, फ्रेंच, जर्मन, इन लोगों के भी लोग सामने आए थे और गवर्नमेंट के साथ इन्होंने डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लिया था। इस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप मूवमेंट्स, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग क्या होता है ना, पावर शेयरिंग पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। ये हम जानते हैं कि कम से कम 2 पार्टीज तो हो जिसमें लोग क्या करें, अपनी अच्छी पार्टी जो उनको लगी उसको इलेक्ट कर सके, उसको चुन सके। ठीक है, तो और वो पार्टी सत्ता में आने के बाद, वो पार्टी आने के बाद उसके पावर में आने के बाद ये ज़रूरी है कि जो लोगों ने इलेक्ट किए उसके साथ पावर को शेयर किया जाए। ठीक है, अथॉरिटी उनको दी जाए कुछ ना कुछ काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था अभी दिल्ली में किसान लोग जो थे अपना आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, किसान लोग जो उनको लग रहा था कि उनकी कुछ बातें नहीं सही है, तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप हमारी बात मानो। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप्स को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ये स्टूडेंट्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, जो अपने चाह रहा है कि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो वो अपना प्रेशर बनाता है। उन सब ग्रुप्स को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो पावर ना उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, मतलब जब अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके साथ भी कुछ पावर्स देने चाहिए उनको भी। ठीक है, किसको, प्रेशर ग्रुप्स को। नेक्स्ट आता है कुछ लोग मूवमेंट्स करते हैं, उनके बीच में सारे पावर शेयर होने चाहिए। सो पावर शेयरिंग हमने देखा कि कितना ज़रूरी है बच्चा लोग। पावर शेयरिंग ना बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लोगों को क्या लगता है कि यार पावर शेयर हो जाएंगे ना तो ना सही नहीं होगा, मतलब कि बोलते हैं ना चीज़ें अगर बांटोगे तो कम होंगी, नहीं, पावर अगर बांटोगे तो कम नहीं होगा, बल्कि हमारी कंट्री बहुत स्मूथली रन करेगी, बहुत अच्छे से रन करेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर लैंडिंग योर ईयर, बाय बाय।